हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री कुंजी। दोस्तों, ग्रुप सी एग्जाम्स के लिए एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित जो क्वेश्चन सीरीज हमने शुरू की थी, उसका दूसरा चैप्टर हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। आज हमने क्लास 9th का सेकंड चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसके 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उनको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का पूरा प्रयास किया है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही जो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन है उसको जरूर ऑन कर लें। तो लीजिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस शुरू करने से पहले यूनिवर्स की इस क्लासिफिकेशन पर एक नजर डाल देते हैं। जो ब्रह्मांड है, जिसे हम यूनिवर्स भी कहते हैं, यूनिवर्स दो चीजों से मिलकर बनता है। एक तो होता है इसमें मैटर और दूसरा होता है एनर्जी। मैटर और एनर्जी, द्रव्य और ऊर्जा। ऊर्जा का डिस्कशन हम कभी दूसरे वीडियो में आपके साथ करेंगे। यहां पर हम द्रव्य को लेते हैं, मैटर को लेते हैं। मैटर को हम दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन देख सकते हैं, दूसरा इसका केमिकली इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, भौतिक वर्गीकरण हमने इससे पहले वाले चैप्टर में, जो इससे पहले की वीडियो हमारी है, उसमें आप देख सकते हैं कि ठोस, द्रव और गैस में हम इसको डिवाइड करते हैं, ठोस, द्रव और गैस। और जबकि जो रासायनिक वर्गीकरण है, इसके आधार पर हम इसे दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है प्योर सब्सटेंस, दूसरा होता है मिक्सचर। रासायनिक वर्गीकरण में दो चीजें आती हैं। एक तो हो गया इसका भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण में दो चीजें आती हैं। एक तो हो गया शुद्ध पदार्थ और दूसरा हो गया मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या हुआ? प्योर सब्सटेंस में दो चीजें आती हैं। एक तो एलिमेंट हो गया, दूसरा कंपाउंड हो गया। ओके, और जो मिक्सचर है, इसमें आता है समांगी मिक्सचर यानी होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। और शुद्ध पदार्थ में क्या चीजें आ गई? एलिमेंट और कंपाउंड। ओके, आगे चलते हैं। जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल में आप एलिमेंट्स देखते हैं, ये तीन भागों में डिवाइड हैं। एक तो होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल और तीसरा होता है मेटलॉइड यानी उपधातु। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम आगे आपको बताने वाले हैं। और जो मिक्सचर है वो दो प्रकार के हैं। एक तो समांगी हो गया और दूसरा हो गया विषमांगी, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। ओके, अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द्रव्य जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। द्रव्य यानी मैटर जो एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बने होंगे, उन्हें प्योर सब्सटेंस कहा जाएगा, शुद्ध पदार्थ कहा जाएगा। ये आपके पास एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपके पास चार ऑप्शंस होंगे। हो सकता है कि एक प्योर सब्सटेंस हो और इसके अलावा तीन जो होंगे एलिमेंट हो सकता है और मिक्सचर हो सकता है। तो आपको क्लिक करना है शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सब्सटेंस पर। दूसरा क्वेश्चन है, शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सब्सटेंस के उदाहरण। एग्जाम्पल्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल्स आप माइंड में बिठा लें और इनको समझ लें कि कौन कौन से जो एग्जाम्पल्स हैं वो प्योर सब्सटेंसेस यानी शुद्ध पदार्थ कहलाएंगे। तो जैसे बर्फ हो गया, लोहा हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, मेटल, नॉन मेटल और जो मेटलॉइड्स है। बर्फ यानी पानी है, तो पानी एक रासायनिक यौगिक है। तो अभी आपको क्लासिफिकेशन में मैंने बताया था कि जो प्योर सब्सटेंसेस हैं वो दो भागों में डिवाइड होते हैं। एक तो एलिमेंट होता है, एलिमेंट यानी जितने भी एलिमेंट्स आपको पीरियोडिक टेबल में दिखाई दे रहे हैं, उसमें मेटल्स हो सकते हैं, नॉन मेटल्स हो सकते हैं, मेटलॉइड्स हो सकते हैं। ये सारे के सारे क्या होंगे? प्योर सब्सटेंसेस होंगे। और कुछ जैसे यौगिक हो गया, जैसे पानी हो गया,
कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ये भी क्या हो गए, प्योर सब्सटेंसेस। थर्ड क्वेश्चन है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने शुद्ध पदार्थ को कहते हैं। अगर कोई शुद्ध पदार्थ एक ही परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है तो उसे एलिमेंट कहा जाएगा। ठीक है, एलिमेंट में क्या होंगे, एक ही प्रकार के एटम्स होंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, धातु होती है तो धातु में क्या होंगी, विद्युत धनात्मक होती हैं और सुचालक होती हैं, विद्युत की सुचालक भी होती हैं, और ज्यादातर यानी सामान्य तौर पे क्या होंगी, ठोस अवस्था में रहती हैं। ओके, और एकमात्र धातु एक ऐसी है पारा जो द्रव अवस्था में रहती है। तो इस क्वेश्चन को भी आप दिमाग में बैठा लें। ओके, कौन सी एकमात्र धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, तो पारा, जिसको मरकरी भी कहते हैं, और इसका रासायनिक संकेत Hg होता है। ये एकमात्र ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था यानी लिक्विड स्टेट में रहती है। छठा क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में किस धातु का फिलामेंट होता है। तो विद्युत जो बल्ब होता है उसमें टंगस्टन, और टंगस्टन का जो संकेत होता है, रासायनिक संकेत होगा W होता है। तो ये भी आप याद रख लें। अधातु होते हैं, तो अधातुओं की बात आप करते हैं तो अधातु इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, यानी विद्युत ऋणात्मक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं, और ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जा सकते हैं। आगे है 8वां क्वेश्चन है, कार्बन के 3 अपरूप कौन कौन से हैं। कार्बन के 3 एलोट्रोप्स हैं, हीरा जिसको डायमंड भी कहते हैं, ग्रेफाइट हो गया, और तीसरा है बफमिस्टर फुलरीन। हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, बफमिस्टर फुलरीन। और अगला क्वेश्चन है, कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है। अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि जो अधातुएं होती हैं वे विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन एकमात्र अधातु ऐसी है ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट किसका अपर रूप है, किसका रूप है, कार्बन का। तो ये कार्बन का एक अपर रूप यानी ग्रेफाइट विद्युत की चालकता दर्शित करता है, विद्युत का सुचालक है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे है 10वां क्वेश्चन है, आवर्त सारिणी में कुल कितने तत्व गैसीय अवस्था में रहते हैं। तो दोस्तों, आवर्त सारिणी में टोटल 11 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो गैसियस फॉर्म में रहते हैं। जो सामान्य ताप होता है, सामान्य ताप पर ये गैसियस स्टेट में रहते हैं, और ये एलिमेंट्स हैं, कुछ अक्रिय गैसें हैं, और इसके अलावा है क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन। अक्रिय गैसों को कैसे याद करना है, इसके लिए मैंने एक पीरियोडिक टेबल पर एक वीडियो अपनी बनाई है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। वहां पर मैंने आपको ट्रिक बताई है, बिल्कुल लेटेस्ट ट्रिक्स मैंने वहां पर आपको बताने का प्रयास किया है, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन और जिनोन और रेडॉन। इसके लिए मैंने वहां पर लिखा है निमोनिया और आर्गन, कोरोना, क्रिप्टन, जिंदा रहे ये वादियां, है निमोनिया और कोरोना, जिंदा रहे ये वादियां। तो इस प्रकार से कोई भी ट्रिक आप खुद भी तैयार कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आप मेरी ही ट्रिक को इस्तेमाल करें। हाँ, एक बार जरूर देख लें, मुझे लगता है कि आपको वहां पर काफी चीजें अच्छी लगेंगी याद करने के लिए। जो मात्र आपको 10 लाइनें याद करनी है और पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल जो है आपको याद हो जाएगी। आगे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, आवर्त सारिणी में द्रव अवस्था में कुल कितने तत्व रहते हैं। तो आवर्त सारिणी में कुल 2 तत्व हैं जो सामान्य तौर पे द्रव अवस्था में रहते हैं। यह है पारा यानी मरकरी और ब्रोमीन। पारा का जो संकेत होता है Hg होता है और ब्रोमीन का Br। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु और अधातु के बीच के गुण पाए जाते हैं। धातु और अधातु के बीच के गुण जिन तत्वों में पाए जाते हैं
उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उपधातु यानी मेटलवाइट कहते हैं। इसके जो सामान्य उदाहरण है ये है बोरॉन है, सिलिकॉन है और जर्मेनियम है। आगे चलते हैं दोस्तों। 13 क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन यहां पर देखें, कंप्यूटर चिप में किस अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर चिप में सिलिकॉन धातु का एक अर्धचालक है जो इस्तेमाल किया जाता है। 14वां क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात के रासायनिक संयोग से बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? तो जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को निश्चित रेशियो में हम आपस में मिक्स करेंगे, ठीक है, या उसका रासायनिक संयोग करेंगे, उसे यौगिक कहा जाएगा। यहां पर मिक्सचर नहीं बनेगा बल्कि यौगिक बनेगा जब रासायनिक संयोग होता है, और रासायनिक संयोग में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है या साझा होता है। इलेक्ट्रॉनों का रासायनिक संयोग का मतलब होगा या तो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, साझा होगा, या इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं के बीच में। आप इसको भी याद रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न पदार्थों के आपस में मिलाने से बनता है। अगर हम पदार्थों को ऐसे ही आपस में मिला दें, जैसे मिट्टी को चीनी के साथ मिला दिया, रेत को पत्थर के साथ मिला दिया, या कुछ भी चीजें मिक्सअप कर दी कोई चीजें, तो उसको मिश्रण कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। यहां पर कोई अनुपात नहीं है, कोई रासायनिक संयोग नहीं है, निश्चित अनुपात नहीं है, तो इसका मतलब है वो मिश्रण है। क्योंकि यौगिक के बनने के लिए क्या जरूरी है? रासायनिक संयोग हो। तो मिश्रण में रासायनिक संयोग नहीं होता है और अनुपात भी निश्चित नहीं होता है। जैसे कि आप नमक है, नमक 5 ग्राम को भी 1 लीटर पानी के साथ घोल सकते हो और 10 ग्राम को भी घोल सकते हो, ठीक है। तो 10 ग्राम को घोला तो भी वो एक नमक का विलयन कहलाएगा, और 5 ग्राम घोला तो भी नमक का विलयन कहलाएगा। आगे चलते हैं 16वें क्वेश्चन पर, सामांगी तथा विषमांगी मिश्रणों में अंतर। तो ये भी आप थोड़ा दिमाग में बैठा दें, एग्जाम में ये जो क्वेश्चंस होते हैं सामांगी और विषमांगी मिश्रण से रिलेटेड बहुत बार आते हैं, इनके एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं। तो इसमें क्या मेन पॉइंट्स हैं जरा देख लीजिए। सामांगी मिश्रण क्या हुए? ऐसे मिश्रण जिनके अवयवी कणों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, यह कहलाता है सामांगी मिश्रण। जो मिश्रण है, मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। जो क्लासिफिकेशन ऊपर बताया गया था उसमें आपने देखा होगा, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस 2 प्रकार के मिक्सचर्स हैं। तो जो सामांगी मिश्रण है, सामांगी मिश्रण जैसे हमने पानी में नमक घोल दिया, तो ये सामांगी मिश्रण है। यहां पर आपको जो कंपोनेंट्स हैं, यानी इसके अवयवी कण है, किसके? जल के और नमक के, दोनों को हम स्पष्ट नहीं देख सकते। मतलब खासकर विलेय की बात हम करेंगे। विलेय कौन है इसमें? नमक। नमक के अवयवी कणों को हम साफ नहीं देख सकते हैं, और या अलग अलग दोनों को है, तो दोनों चीजें ना, उस विलयन में दोनों चीजें हैं, नमक भी है पानी भी है, लेकिन हम दोनों को अलग अलग नहीं देख सकते हैं। तो वो होगा सामांगी यानी होमोजेनियस मिक्सचर। और विषमांगी मिश्रण में क्या होगा? ऐसे मिश्रण जिनके अवयवी कणों को अलग अलग देखा जा सकता है, इसको कहेंगे हेट्रोजेनियस मिक्सचर। क्या कहेंगे इसको? हेट्रोजेनियस मिक्सचर। यहां पर होमोजेनस लिखा गया है तो इसको आप थोड़ा सा देख लें, ये है हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या हुआ? जिसमें हम जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं, अवयवी कण होते हैं, इसको अलग अलग देख सकते हैं। जैसे हम रेत को मिला दें पानी में तो रेत आपको स्पष्ट दिखेगी, और जो पानी है वो आपको स्पष्ट दिखेगा। ओके, तो ये क्या हो गया? हेट्रोजेनस मिक्सचर। दूसरा पॉइंट है इसका होमोजेनस मिक्सचर का, इसके अवयवी कणों का संगठन समान होता है। जो सामांगी मिश्रण है, इसके जो अवयवी कण होंगे, इसका पूरे के पूरे विलयन में अवयवी कणों का संगठन समान होगा।
और जो विषमांगी मिश्रण होगा इसमें समान नहीं होगा। जैसे सामांगी मिश्रण है, सामांगी मिश्रण को आप ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे नमक का विलयन है, आपने नमक घोला पानी में, तो पूरे का पूरा पानी आप कहीं से भी पी लें, ऊपरी सतह से पिए या लास्ट की सतह से पिए, अगर आपने ठीक से उसको घोला है तो आपको एक जैसा उसका टेस्ट महसूस होगा। तो कहने का मतलब है इसकी जो अवयवी कण है, कंपोनेंट्स हैं, उसका संगठन पूरे के पूरे विलयन में क्या होगा, समान होगा, लेकिन जो हेटेरोजेनस मिक्सचर होगा उसका संगठन समान नहीं होगा, कहीं पे कम हो सकता है, कहीं पर ज्यादा हो सकता है। तो आगे चलते हैं, 17वां क्वेश्चन है, हाँ 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा सामांगी विलयन के और विषमांगी विलयन के थोड़ा सा एग्जांपल देख लें। जल में चीनी, जल में नमक, अल्कोहल में जल। अल्कोहल में अगर पानी घोलेंगे तो दोनों का पता नहीं चल पाता है कि इसमें पानी कहां पर है और अल्कोहल कहां पर है, तो ये भी एक सामांगी मिश्रण बनाता है। कार्बन डाई सल्फाइड में सल्फर अगर मिला देंगे तो ये भी एक सामांगी मिश्रण बनाएगा। और विषमांगी के एग्जाम्पल हैं तेल और जल। तेल और जल अगर आपने कभी मिलाया होगा तो आपको साफ दिखा होगा कि तेल ऊपर सतह पर तैरता रहता है और जल का घनत्व ज्यादा होने के कारण वो तल पर चला जाता है। और चीनी और नमक को अगर आप आपस में मिलाएंगे तो भी ये विषमांगी विलयन बनाएगा, और रेत और नमक को मिलाएंगे तो ये भी विषमांगी यानी हेटेरोजेनियस मिक्सचर तैयार करेगा। आगे है यौगिक और मिश्रण में अंतर। सबसे पहले लेते हैं मिश्रण। तो मिश्रण और यौगिक में अंतर भी आपको आना चाहिए। मिश्रण जो होता है, घटकों का मूल गुण परिवर्तित नहीं होता। मिश्रण में जो घटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उसका जो अपने गुण होते हैं वे चेंज नहीं होते। जैसे नमक है ना, तो नमक का जो टेस्ट होता है आप अलग से पिए, अलग से उसको खाएंगे तो भी नमकीन महसूस होगा, और अगर उसका विलयन बनाएंगे तो भी उसका गुण आपको महसूस होगा, यानी उसका टेस्ट आपको महसूस होगा। ओके। और यौगिक जो होगा, यौगिकों में रासायनिक संयोग होता है। तो यहां पर जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, पानी बनाता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसियस फॉर्म में होते हैं, दोनों गैसीय एलिमेंट्स हैं, लेकिन जब इनको मिलाकर हम पानी बनाते हैं तो वो इनके मूल गुणों से इतर, यानी वो क्या थे, गैसेस फॉर्म में थे, लेकिन पानी लिक्विड फेज में आ जाता है। जो सामान्य ताप पर जो जल होता है, जल की अवस्था द्रव होती है। दूसरा पॉइंट है संगठन परिवर्तनीय होता है और यौगिक का संगठन स्थायी होता है। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय, भौतिक विधियों से हम इसको पृथक कर सकते हैं मिश्रण के घटकों को, और जबकि यौगिक के घटकों को हम भौतिक विधियों से अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलाकर हमने H2O बनाया है, तो हम भौतिक विधियों से ये नहीं कि उबाला और ऑक्सीजन अलग हो गया और हाइड्रोजन अलग हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, भौतिक विधियों से हम इनको पृथक नहीं कर सकते हैं। किसको, यौगिक को, कंपाउंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th नंबर पे है, विलयन किस प्रकार का मिश्रण है। तो विलयन भी एक प्रकार का मिश्रण है। विलयन सामांगी मिश्रण होता है। विलयन किस प्रकार का मिश्रण है, ये सामांगी यानी होमोजेनियस मिक्सचर है। और जो विलयन होता है, विलयन 3 प्रकार के होंगे, एक तो सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। ठोस विलयन का जो एग्जाम्पल होगा वो होता है मिश्र धातु यानी एलॉय जिसको कहते हैं, और द्रव विलयन का एग्जाम्पल होगा सोडा वाटर। सोडा वाटर आपने पिया होगा, तो सोडा वाटर जो होगा एक प्रकार का लिक्विड सॉल्यूशन होता है, और एक होता है गैस विलयन, वायु में बहुत सारी गैसें होती हैं, गैसों का मिश्रण है, तो ये भी एक प्रकार का सामांगी मिश्रण है जिसको हम विलयन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 या अधिक धातुओं के ठोस सामांगी मिश्रण को कहते हैं। तो अगर धातुओं को
मिक्स किया जाए, उनका सामग्री मिश्रण तैयार किया जाए तो उसे मिश्र धातु कहते हैं, एलवाई कहते हैं। तो एलवाई भी आपको याद रखने हैं, खासकर ये जो एग्जांपल्स मैंने दिए हैं ये जरूर अपने दिमाग में बैठा दें। पहला है पीतल, पीतल पीतल तो पीतल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पीतल जो है दो धातुओं का एलवाई है, कॉपर और जिंक, यानी मिश्र धातु है, कॉपर और जिंक, तांबा और जस्ता। दूसरा है कांसा, तो कांसा क्या है, कांसा कॉपर और टिन दोनों को जब हम मिलाएंगे, इनका मिश्रण तैयार करेंगे धातुओं का, तो ये क्या है, कॉपर, वो कांसा बनाएगा। और गन मेटल है, ये भी एग्जाम में कई बार आता है, गन मेटल कॉपर, टिन, जिंक एंड लेड, इन चार धातुओं का मिश्रण है। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर जो है कॉपर, जिंक और निकिल, इन तीन धातुओं का मिश्रण है। और एक और चीज है स्टेनलेस स्टील, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो एग्जांपल्स मैंने लिए हैं ये एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं, तो आप इनको जरूर याद कर लें। स्टेनलेस स्टील है लोहा, क्रोमियम, निकिल और कार्बन। अब कार्बन यहां पर ध्यान रखना, ये कार्बन धातु नहीं है, अधातु है। तो कार्बन भी कई मिश्र धातुओं में प्रयुक्त की जाती है, जैसे इस्पात है, तो इस्पात जो होता है स्टील जिसको कहते हैं, तो स्टील में लोहे के साथ यानी आयरन के साथ कार्बन मिक्स रहता है। ओके, तो नेक्स्ट लेते हैं 20वां क्वेश्चन है, विलयन में दो घटकों में से जो अधिक मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं। देखिए विलयन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे हमने जल में क्या घोला, नमक घोला, तो नमक को हम विलेय कहेंगे और जल को हम विलायक कहेंगे। विलायक यानी सॉल्वेंट और विलेय यानी सॉल्यूट। जो ज्यादा मात्रा में होगा विलयन में उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे और जो कम मात्रा में होगा उसको सॉल्यूट कहेंगे। ओके, और जो नमक का विलयन होता है उसमें जल सॉल्वेंट होता है और जो नमक है वो सॉल्यूट होता है, याद रख लें। नेक्स्ट है आटा व जल का विषमांगी मिश्रण कहलाता है। आटा और जो जल का विषमांगी मिश्रण होगा, हेटेरोजेनस मिक्सचर होगा, किसका जल में अगर आटा हम घोल देंगे तो आटे के पार्टिकल आपको स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से जो मिश्रण होता है इसको हम विलयन की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, बल्कि इसको एक अलग नाम देते हैं, निलंबन, सस्पेंशन। ओके, तो सस्पेंशन आप ध्यान रखें, कभी आपने पानी में तैरते हुए कुछ पार्टिकल देखे होंगे, मिट्टी के, पत्थर के कंकड़ या रेत के कंकड़ देखते होंगे, तो ये जो मिक्सचर होता है इसको निलंबन की कैटेगरी में रखेंगे, सस्पेंशन की कैटेगरी में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध या स्याही का जलीय मिश्रण है। दूध या जो इंक होती है उसका जो एक्वस मिक्सचर होगा, जलीय मिश्रण होगा, उसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहेंगे, कोलाइडी विलयन कहेंगे। ओके, ये एक प्रकार से सस्पेंशन और सॉल्यूशन यानी विलयन और निलंबन इन दोनों के बीच की कैटेगरी है, कौन सी, कोलाइडी विलयन की। आगे हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। यह है विलयन, निलंबन और कोलाइडी विलयन में अंतर। विलयन, निलंबन और कोलाइडी विलयन में अंतर, तो इसको देख लें। विलयन जो है, विलयन, कोलाइड और निलंबन। पहला पॉइंट देखें, जो विलयन है ये सामांगी मिश्रण होता है। ये कैसा मिश्रण होगा, सामांगी मिश्रण, होमोजेनस मिक्सचर होगा। और जो कोलाइड और निलंबन है ये दोनों विषमांगी मिश्रण होंगे। एक और चीज है जो इंपॉर्टेंट है, जो विलयन है इसमें जो विलेय के कण होते हैं इनका आकार
1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁻⁹ मीटर से भी कम होता है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। ये भी याद रखें, नैनो। तो नैनो किसके लिए प्रयुक्त होता है? 10⁻⁻⁹ के लिए हम नैनो लिखते हैं। तो जो विलेय के कण होंगे विलियन में, उनका व्यास होता है 1 नैनोमीटर के से कम, यानी 10⁻⁹ मीटर से कम, और इनको हम नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, और बल्कि इसके लिए इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स होते हैं, इसको देखने के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। सामान्य सूक्ष्मदर्शी से हम इसको नहीं देख सकते हैं। दूसरा आता है कोलाइड। तो कोलाइड में जो पार्टिकल्स होंगे उनका जो व्यास होगा वो होता है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में, 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में। और विषमांगी जो आगे है निलंबन जो है, निलंबन के जो पार्टिकल्स होंगे उनके 100 नैनोमीटर से अधिक क्या होंगे? साइज होंगे, यानी इनका जो व्यास होगा वो कितना होगा? 100 नैनोमीटर से ज्यादा होगा, और इनको हम आसानी से देख भी सकते हैं। जो कोलाइड हैं इनके पार्टिकल्स को भी हम नहीं देख सकते, लेकिन निलंबन जो है इसके पार्टिकल्स को हम आसानी से नेक्ड आई से देख सकते हैं। जैसे कि हम जो पानी है, प्योर वाटर है, उसमें कभी घास तैरते हुए देखते हैं, कुछ मिट्टी के पार्टिकल्स तैरते हुए देखते हैं। तो ये एक प्रकार से सस्पेंशन यानी निलंबन का ही एग्जाम्पल है। आगे है तीसरा पॉइंट, इसका देख लें। विलियन फिल्टर पेपर से गुजर जाता है। जो विलियन होता है, अगर फिल्टर पेपर से छानना चाहेंगे कि सॉल्यूट को अलग कर दें, सॉल्वेंट को अलग कर दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये दोनों ही फिल्टर पेपर से आर पार चले जाते हैं। कौन? विलियन के कंपोनेंट। और जो कोलाइडी विलियन होगा ये भी फिल्टर पेपर से आर पार हो जाता है। और जो निलंबन होता है, निलंबन को हम आसानी से फिल्टर पेपर से छान सकते हैं। यानी इसमें अगर पत्थर के पार्टिकल होंगे, यानी रेत के पार्टिकल्स होंगे, घास के पार्टिकल हैं, कुछ भी है, क्योंकि इनका साइज ज्यादा बड़ा होता है तो ये फिल्टर पेपर से आर पार नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो इसके पार्टिकल्स होंगे वो आप छान सकते हैं। चौथा है, ये जो विलियन है ये स्थाई होता है, और कोलाइड है ये भी स्थाई होता है, कोलाइडी विलियन। और जो निलंबन है ये अस्थाई होता है। स्थाई मिश्रण से मतलब है कि अगर इसको कुछ देर तक छोड़ दें, ऐसे ही एक ही अवस्था में छोड़ देंगे, तो भी ये विलियन जैसा बना है उसी स्टेट में आपको प्राप्त मिलेगा। लेकिन अगर सस्पेंशन को आप कुछ देर तक छोड़ देते हैं तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो तलहटी पर बैठ जाएंगे। ओके, तो इसलिए ये अस्थाई है। जो विलियन है वो टिंडल प्रभाव की घटना प्रदर्शित नहीं करते हैं, और जो कोलाइडी विलियन है वो टिंडल प्रभाव की घटना को प्रदर्शित करते हैं, और जो सस्पेंशन है ये भी टिंडल प्रभाव की घटना को प्रदर्शित नहीं करते। टिंडल प्रभाव मुख्य गुण होता है किसका? कोलाइडी विलियन का। टिंडल प्रभाव भी आप देख लेना कि टिंडल प्रभाव क्या है। आगे मैं इसके बारे में भी क्वेश्चन आपके लिए तैयार कर रखा हूं, टिंडल प्रभाव क्या है। तो आगे पहले छठा पॉइंट ले लेते हैं। विलियन के कुछ सामान्य उदाहरण हैं, नींबू जल, सोडा वाटर, टिंचर आयोडीन। ये क्या है? विलियन है। और इधर से कोलाइडी विलियन में आप गोंद को ले सकते हो, और इधर से जल में मिट्टी के कण, ये सस्पेंशन यानी निलंबन का एग्जाम्पल है। 24वां क्वेश्चन है, यदि किसी दिए गए ताप पर किसी विलियन, यदि किसी दिए गए ताप पर किसी विलायक में विलेय की मात्रा घुलना बंद हो जाती है तो उसे कहेंगे संतृप्त विलियन। संतृप्त विलियन भी आपको पता होना चाहिए। संतृप्त विलियन क्या होगा? माना नमक है, हम उसको पानी में डिजोल्व कर रहे हैं,
घोल रहे हैं, एक सिचुएशन ऐसी आ रही है कि नमक उसमें घुलना बंद हो जाता है। नमक का ही नहीं, हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुलना बंद हो जाए, तो वो वाली स्थिति जब आती है किसी विलयन की, तो उसे कहते हैं कि अब ये संतृप्त विलयन यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है। और उससे पहले वाली जो स्थिति होगी उसको असंतृप्त विलयन कहेंगे। यानी आपने नमक घोला पानी में, थोड़ी सी मात्रा में घोला, उससे ज्यादा मात्रा में घुल सकता था, लेकिन आपने 5 ही ग्राम घोल दिया और उसको रोक दिया। तो इस प्रकार के जो विलयन होते हैं उन्हें असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो संतृप्त विलयन क्या हुआ कि जब हम किसी विलायक में विलेय यानी किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट घोल रहे हैं तो उसमें सॉल्यूट का घुलना बंद हो जाए तो उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। ओके, और जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसमें घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा कहलाती है। अब जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी हमने नमक को तब तक घोला जब तक वो उसमें घुलता रहा, या किसी विलायक में कोई विलेय घोला तब तक उसे घोलते रहे जब तक कि उसमें वो विलेय यानी सॉल्यूट घुलना बंद ना कर दे। तो जो उसमें मैक्सिमम मात्रा उसमें आपने घोल दी है उस मात्रा को कहते हैं उसकी घुलनशीलता यानी सॉल्युबिलिटी। उसी को क्या कहेंगे? सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलायक की मात्रा में घुली हुई विलेय की मात्रा को कहते हैं विलयन की सांद्रता। विलायक की मात्रा आपको पता है ये द्रव्यमान में भी हो सकता है, आयतन में भी दिया हो सकता है। किसी निश्चित द्रव्यमान में घुली हुई विलेय की मात्रा को हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। या यही क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि किसी निश्चित आयतन में घुली हुई विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं? तो उसको कहेंगे विलयन की सांद्रता। 28वां क्वेश्चन है, कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव अवस्था में होते हैं कहलाती है पायस। एक चीज ध्यान दें, जिस प्रकार से विलयन में दो चीजें होती हैं, एक विलेय एक विलायक, ठीक उसी प्रकार से कोलाइडी विलयन में भी दो चीजें आती हैं। एक तो परिक्षेपण माध्यम यानी डिस्पर्सन मीडियम, और दूसरा होता है डिस्पर्स्ड फेज। परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था। जो काम विलयन में विलायक का है वही काम कोलाइडी विलयन में परिक्षेपण माध्यम का है। जो काम विलयन में विलेय का है वही कार्य क्या है? कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था का है। ओके, यानी कोलाइडी विलयन दो चीजों से, दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। और ठीक उसी प्रकार से जो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा वो किन दो घटकों से मिलकर बनेगा? डिस्पर्सन मीडियम प्लस डिस्पर्स्ड फेज। ये दो चीजों से मिलकर क्या बनेगा? कोलाइडल सॉल्यूशन। और अगर ये दोनों ही फेज यानी परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था, किसी कोलाइडी विलयन में अगर परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था ये दोनों ही अगर लिक्विड फेज में है तो ऐसे मिक्सचर को, ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को पायस कहेंगे। क्या कहेंगे? पायस यानी इमल्सन। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसको भी दिमाग में बिठा लें कि पायस क्या हुआ। पायस क्या हुआ? जिसमें दोनों कंपोनेंट यानी कोलाइडल सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हैं, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था, डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज, दोनों ही अगर लिक्विड फेज में है तो उसे क्या कहेंगे? पायस कहेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर याद कर लें। अगला क्वेश्चन है, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश किरण का प्रकीर्णन कहलाता है। इसकी बात मैं पहले भी कर रहा था। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश किरण का प्रकीर्णन। जो कोलाइडी कण होते हैं इनका आकार विलेय के कणों से, यानी जो विलयन में विलेय के कण होते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, और इसके मार्ग में अगर क्या आता है? प्रकाश
आता है तो उसको उसका प्रकीर्णन कर लेता है। ओके, तो इसे टिंडल प्रभाव कहेंगे। ये जो घटना होगी इसको टिंडल प्रभाव कहेंगे। आगे चलते हैं, 31 क्वेश्चन पे आते हैं। 31 पे है, कोलाइडी कणों को किस विधि से पृथक किया जा सकता है? कोलाइडी कणों को किस विधि से पृथक किया जा सकता है? तो कोलाइडी कणों में यानी उसमें जो घटक होते हैं उसको कैसे आप दूर कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हैं। तो ये जो मेथड होता है इसको अपकेंद्रीकरण, सेंट्रीफ्यूजेशन कहते हैं। तो अपकेंद्रीकरण आप याद रखें, कोलाइडी कणों को आप अपकेंद्रीकरण विधि से क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, जिसमें जो दो कंपोनेंट्स होते हैं। ऐसे ही इसका एग्जांपल है दूध से क्रीम। दूध से अगर क्रीम अलग करनी हो तो इसके लिए भी अपकेंद्रीकरण यानी सेंट्रीफ्यूजेशन मेथड का आप प्रयोग करेंगे। आगे है 32 पे, कोलाइडी कणों को तेजी से घुमाने पर नीचे बैठ जाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जो मेथड आपको ऊपर बताया गया है कि कोलाइडी कणों को किस विधि से आप अलग करेंगे, अपकेंद्रीकरण से करेंगे। लेकिन अपकेंद्रीकरण है क्या? तो अपकेंद्रीकरण क्या है कि कोलाइडी कणों को अगर तेजी से घुमाएंगे तो इस प्रक्रिया में जो ये पार्टिकल्स होते हैं, जैसे दूध से आप क्रीम छानते हैं, तो ये अपकेंद्रीकरण विधि से आप अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक कर सकते हैं पृथककारी कीप से। दो अघुलनशील यानी जो आपस में मिश्रिबल नहीं होते हैं, दो ऐसे द्रव जैसे मिट्टी के तेल है और जल है, तो इनको आप मिक्स करना चाहेंगे तो ये अलग अलग लेयर बना लेते हैं। तो इस प्रकार के द्रवों को अगर अलग करना हो जिनकी दो लेयर्स आपको आसानी से दिख रही है, तो इसके लिए एक अपरेटस आता है पृथककारी कीप। तो पृथककारी कीप से इसको आप अलग अलग कर सकते हैं। तो एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सेपरेशन फनल का प्रयोग करेंगे। तो अगर विधि भी पूछी गई तो भी आप इसी को आप लिख दें पृथककारी कीप से। सेपरेशन फनल का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, दो ऐसे द्रव जो आपस में पूरी तरह से मिक्स नहीं होते हैं, मिश्रित नहीं होते हैं, तो उसे कैसे अलग करेंगे? सेपरेशन फनल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक से कपूर या अमोनियम क्लोराइड अथवा नेप्थलीन किस विधि से पृथक करेंगे? नमक है, नमक में अगर कपूर मिला हुआ है तो कैसे अलग करेंगे? तो कपूर एक ऐसा यौगिक है जिसमें ऊर्ध्वपातन का गुण होता है। सब्लिमेशन ये दर्शाता है। सब्लिमेशन इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि सब्लिमेशन क्या है, ऊर्ध्वपातन। कोई पदार्थ है जब उसको गर्म करते हैं तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि लिक्विड फॉर्म में चला जाता है, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जो गर्म करने पर बिना द्रव में चेंज हुए डायरेक्ट वाष्प अवस्था में चले जाते हैं, गैसियस फॉर्म में चले जाते हैं। तो इसी फिनोमिनन को हम कहते हैं सब्लिमेशन। तो कपूर हो गया या अमोनियम क्लोराइड हो गया या नेप्थलीन, ये तीनों ही यौगिक कैसे हैं? जो ऊर्ध्वपातन दर्शाते हैं, सब्लिमेशन दर्शाते हैं। इनको किसी पदार्थ से अगर अलग करना हो तो ऊर्ध्वपातन का हम इस्तेमाल करेंगे। इस विधि को क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन विधि कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्याही में मौजूद विभिन्न रंगों को किस विधि से पृथक करेंगे? तो अगर इंक है, इंक में विभिन्न प्रकार के रंग हैं, तो उनको हम क्रोमेटोग्राफी एक मेथड आता है, इससे हम अलग अलग करेंगे। क्रोमेटोग्राफी से हम अलग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो घुलनशील द्रवों को किस विधि से पृथक कर सकते हैं? दो घुलनशील द्रवों को किस विधि से पृथक कर सकते हैं? अभी हम अघुलनशील की बात कर रहे थे पहले। अगर अघुलनशील द्रव हैं तो उनको आप पृथककारी कीप की सहायता से
सेपरेशन फनल की सहायता से अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई दो द्रव ऐसे हैं जो आपस में पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं, जिनमें दो लेयर्स नहीं बनती है, तो इसके लिए मेथड आता है आसवन तथा प्रभाजी आसवन। डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दोनों ही मेथड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एसीटोन और जल आपस में मिले हैं या आपस में मिक्स हो जाते हैं, ये सामान्य विलयन बनाते हैं, या मिट्टी का तेल और पेट्रोल का मिश्रण है या आपस में मिक्स रहते हैं, तो इसमें आप इन दो विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, आसवन तथा प्रभाजी आसवन। अच्छा, आगे चलते हैं 37 पे। दो घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांकों में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का अंतर होता है, किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो देखिए, ऊपर हम बात कर रहे थे कि दो घुलनशील द्रव मिसिबल जो लिक्विड होंगे उनको आप डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों द्रव जिनके क्वथनांक में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का क्या है डिफरेंस आता है, तो उसको आप डिस्टिलेशन से ही पृथक कर लेंगे। किससे? आसवन से। तो आसवन का इस्तेमाल कब करेंगे? जब आपस में मिक्स दो लिक्विड उनके बीच में मात्र 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का डिफरेंस आता है, तो आप डिस्टिलेशन का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर इन दोनों द्रवों में 25 केल्विन से कम का अंतर आता है, तो किस विधि का प्रयोग करेंगे? ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रयोग करेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रयोग कब करेंगे? जब फ्रैक्शनल यानी प्रभाजी आसवन का प्रयोग कब करेंगे? जब दो मिश्रणीय द्रव जो मिसिबल लिक्विड्स होते हैं उनके बीच 25 केल्विन या इससे कम का अंतर आता है, यानी बहुत कम अंतर होना चाहिए। कब? प्रभाजी आसवन के लिए। इसका हम प्रयोग कब कर सकते हैं? जैसे वायु की विभिन्न गैसें हैं, वायु में क्या होता है कि नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी है और गैसें भी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो इन गैसों को अगर अलग अलग करना हो तो यहां पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का हम प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम से हम कई प्रकार के उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल आदि। तो इनको कैसे अलग करेंगे? तो इसको भी हम प्रभाजी आसवन से अलग अलग करेंगे। नेक्स्ट है विभिन्न मिश्रणों के पृथक्करण की विधियां और उनके प्रमुख उदाहरण। ये थोड़ा सा देख लें, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। विभिन्न प्रकार के मिश्रणों के पृथक्करण की विधियां। कुछ पृथक्करण की विधियां यहां पर हैं। आपके पास सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पानी में तैरते हुए मिट्टी के महीन कण किस विधि से दूर करेंगे? पानी में अगर क्या तैर रहे हैं, मिट्टी के कण तैर रहे हैं, तो किस विधि से दूर करेंगे? तो इसे दूर करेंगे भारण विधि से, या इसको लोडिंग भी कहते हैं, और यहां पर आप फिटकरी का प्रयोग करेंगे। भारण विधि याद रखें। धातु के छोटे टुकड़ों को कार इंजन ऑयल से, कार के इंजन ऑयल में अगर धातु के छोटे टुकड़े हैं उनको अगर अलग करना है तो आप फिल्ट्रेशन मेथड का प्रयोग करेंगे, निस्यंदन विधि से, फिल्ट्रेशन या निस्यंदन। चाय से चाय पत्ती छानन विधि से हम अलग करते हैं, और भूसे से गेहूं, ये घरों में कई लोगों ने किया भी होगा, भूसे से अगर गेहूं अलग करना है तो आप फटकन विधि का, जिसको हम फटकना भी कहते हैं, तो फटकन विधि का प्रयोग करेंगे। और विभिन्न प्रकार के रंजकों को अगर एक दूसरे से अलग करना है तो क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग करेंगे। और जल से अगर तेल को अलग करना है तो पृथक्कारी कीप का हम प्रयोग कर सकते हैं, जिसका हमने ऊपर भी आपको एक क्वेश्चन तैयार करके बताया था। आगे चलते हैं। समुद्री जल से प्राप्त नमक में काफी अशुद्धियां होती हैं। इन अशुद्धियों को कैसे पृथक करेंगे? देखिए, समुद्री जल से हम वाष्पन के थ्रू भी नमक प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस नमक में अशुद्धियां फिर भी रहती हैं, तो इसको हम शुद्ध करेंगे क्रिस्टलीकरण से। किसका प्रयोग करेंगे?
क्रिस्टलीकरण का। अगर ये अशुद्धियां हमने इस ठोस पदार्थ से अलग करेंगे तो ये क्रिस्टलीकरण का हम प्रयोग कर सकते हैं। आगे है दही से मक्खन। तो दही से मक्खन अगर अलग करना है तो अपकेंद्रण विधि का प्रयोग करेंगे। दही से मक्खन, दही से जो हम छाछ बनाते हैं तो इसको हम अपकेंद्रण विधि, यहां पर घुमाया जाता है तो काफी देर तक घुमाने की जो प्रोसेस होती है इसी को अपकेंद्रण कहते हैं। नेक्स्ट है बालू से लोहे की पिन। तो बालू से लोहे की पिन चुंबकीय पृथक्करण विधि से हम अलग करेंगे। अगर रेत में क्या है, लोहे की पिन है, तो कोई मैग्नेट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको हम चुंबकीय पृथक्करण कहते हैं। नेक्स्ट है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन किसे कहेंगे? भौतिक परिवर्तन कहते हैं कि जब पदार्थों के संगठन अथवा रासायनिक प्रकृति में बिना परिवर्तन हुए भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है। कोई पदार्थ है तो जैसे पेड़ों का कटना हो गया, मक्खन का बर्तन में पिघलना हो गया, जब इसके सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और जब ऐसा परिवर्तन आता है कि उसके रासायनिक प्रकृति और संगठन दोनों में ही परिवर्तन आ जाए तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होगा उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन एक प्रकार का स्थायी परिवर्तन होता है। और यहां पर क्या है, एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हैं, अलमारी में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, लकड़ी या कागज का जल जाना ये भी एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। और ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आप देख लें। फलों से सलाद बनाना ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। जल का वाष्प में परिवर्तन ये भौतिक परिवर्तन है। और मोमबत्ती का जलना एक प्रकार का, इसमें भौतिक परिवर्तन भी होता है और रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती जली, जितना भाग उसका जला है तो वो तो हो गया रासायनिक परिवर्तन। और जो जलकर जो मोम आपके पास नीचे तलहटी पर आपको मिलता है वो क्या है, भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उसके गुण हैं, जो नीचे मोम आपको मिलता है पूरा का पूरा मोमबत्ती के समान ही होता है। तो ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन होगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।